Good evening, dear students. सर हो गई स्टार्ट evening, sir. सर सर परवीन Good सर evening, sir. हेलो परवीन सर हाँ जी सर, हो गई स्टार्ट रिकॉर्डिंग हो गई? हाँ जी ओके सर, मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है ये बताना ठीक है? रिकॉर्डिंग स्टार्ट होते ही सर लास्ट में ना वो डाउनलोड ऑप्शन आएगा, जब स्टॉप कर दोगे तो स्टॉप कर डाउनलोड कर लेना, ठीक है? ठीक है सर हाँ, और कुछ भी करो उस टैब को डिलीट मत करना जो जिससे रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है? ठीक है सर हाँ। My screen is visible to you all? Yes, sir. Yes. Okay, let us start our next lecture of field theory of field extension. आज हम जो थ्योरम्स करेंगे वो इनफाइनाइट सब फील्ड पे करेंगे, यानी जो जितनी भी हम लास्ट थ्योरम्स कर रहे थे वो हम फाइनाइट फील्ड के लिए कर रहे थे, और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम इनफाइनाइट फील्ड को भी कंसीडर करके चलेंगे। रिजल्ट्स वही होंगे, कुछ नया नहीं है, बस कुछ नोटेशंस हम एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं। ओके, बिफोर स्टार्टिंग द मेन रिजल्ट वी आर डिफाइनिंग सम टर्म्स जो हम थ्योरम्स में यूज करने वाले हैं। तो जो नंबर 1 डेफिनेशन है वो पीएनके की डेफिनेशन है। इफ के इज एनी फील्ड आइदर फाइनाइट और इनफाइनाइट, के अगर हमारे पास कोई भी फील्ड है तो पीएनके क्या रिप्रेजेंट करेगा? पीएनके रिप्रेजेंट द कलेक्शन ऑफ ऑल पोलोमियल इन एन डिटरमिनेंट्स, ठीक है? एन डिटरमिनेंट्स मतलब एन वेरिएबल्स। सबसे पहला x1 मान लिया, दूसरा वेरिएबल x2 मान लिया, तीसरा वेरिएबल x मान लिया। तो जैसे हम पोलोमियल लेके चलते हैं वो एक वेरिएबल में लेके चलते हैं x में, इसी तरह y में भी लेके चलते हैं, इसलिए z में भी लेके चल सकते हैं। तो जो pnk है वो रिप्रेजेंट करेगा कि हम x1 x2 एंड अप टू सो ऑन xn यानी n इनडिटरमिनेंट्स है उसकी सारी पोलोमियल, 1 डिग्री की, 2 डिग्री की, 3 डिग्री की एंड अप टू सो ऑन सारी डिग्री की पोलोमियल किसके अंदर है? पीएनके के अंदर है। और वो जो वेरिएबल हम इनडिटरमिनेट्स लेके चलेंगे अलग अलग, वो कोरस्पोंडिंग थ्योरम्स में डिफाइन होंगे। हाँ जी, पीएनके की डेफिनेशन क्लियर है? क्या है? जैसे हम पोलोमियल लिखते हैं, पोलोमियल लिख दी मैंने x स्क्वायर प्लस 1, मतलब ये पोलोमियल किस में है? x वेरिएबल में। दूसरी पोलोमियल लिख दी मैंने y स्क्वायर प्लस 1, ये y में है। तो इस तरह तुम्हारे पास n वेरिएबल है, तो उन वेरिएबल को मान लो तुम x1 x2 एंड अप टू xn, उनमें जितने डिग्री की पॉसिबल है सारी सारी डिग्री की पोलोमियल लिख दी हमने, और उसको हमने नाम दे दिया pnk। ओके, तो नेक्स्ट डेफिनेशन तुम्हारे पास, इफ k इज एनी फील्ड एंड f ऑफ x इज ए पोलोमियल ओवर f, अगर तुम्हारे पास k कोई फील्ड है और f ऑफ x कोई भी पोलोमियल ओवर f, और अल्फा को एलिमेंट ले लिया हमने कैपिटल के एक्सटेंशन का, तो हमने ये नोटेशन हम थ्योरम्स में यूज करेंगे कि जो सिग्मा अल्फा है अगर उस मैपिंग को हम f पे डिफाइन करेंगे तो ये वैल्यू देगा f ऑफ अल्फा, यानी जहां जहां f में कोई वेरिएबल है उसमें वेरिएबल की जगह पर क्या यूज कर दो? अल्फा यूज कर दो। तो ये हमने डिफाइन कर दिया। फर्दर अगर ये जो f ऑफ x है ये pnf से बिलोंग करता है, ठीक है, मींस इट इज ए पोलोमियल इन n इंडिटरमिनेंट्स, हमारे पास ये पोलोमियल हो जाएगी इंडिटरमिनेंट। अब ये इंडिटरमिनेंट्स उसने डिफाइन भी कर दिए, से x1 x2 एंड अप टू xn, देन फॉर एनी n टपल्स, हमने कोई n टपल मान लिया और उस टपल का n टपल का नाम दे दिया मैंने अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अप टू अल्फा n, we can obtain sigma alpha f by replacing xi with alpha i। ओके, तो हम यहाँ पे इसको सिग्मा अल्फा एफ है उसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं अगर हम जहां जहां xi है पोलोमियल्स के अंदर उसकी जगह हम क्या रिप्लेस करते? अल्फा i लिखते, यानी जहां जहां पोलोमियल में x1 है वहां पे हम अल्फा 1 लिखते, जहां जहां पोलोमियल में x2 है वहां पे अल्फा 2 लिखते, जहां जहां पोलोमियल में x3 है वहां पे अल्फा 3 लिखते। तो हमारे पास सिग्मा अल्फा एफ है वो आ जाएगा। ओके, और सिग्मा अल्फा एफ है वो किसके इक्वल है? एफ ऑफ अल्फा के इक्वल। हाँ जी बच्चों, दोनों डेफिनेशन क्लियर है? Yes, sir.
इसमें जो तुम्हारे पास जो आज थ्योरम समझो करने वाले हैं, इसमें ना नोटेशंस है वो थोड़ी सी अजीब सी होंगी, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो नेक्स्ट थ्योरम है तुम्हारे पास, लेट के बी सम एक्सटेंशन ऑफ एन इनफाइनाइट सबफील्ड। अभी तक जितने हम रिजल्ट्स कर रहे थे वो फाइनाइट फील्ड के लिए कर रहे थे, लेकिन जो आज हम रिजल्ट करने वाले हैं वो इनफाइनाइट सबफील्ड के लिए करने वाले हैं। तो लेट के बी द सम एक्सटेंशन ऑफ एन इनफाइनाइट सबफील्ड। अगर f इनफाइनाइट है तो k भी इनफाइनाइट, बिकॉज f इज सबफील्ड ऑफ k। एंड स्मॉल f ऑफ x है वो हमने एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल मान ली, किसमें, pnk के अंदर। अब देखो pnk के अंदर तो हमारे पास n इंडिटरमिनेट्स है, देर आर इनफाइनाइटली मैनी ऑर्डर एंड टप्पल। तो हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी ऑर्डर होंगे जो कितने टप्पल के होंगे, n टप्पल के, उसको हमने अल्फा मान लिया। ऑफ एलिमेंट्स ऑफ f सच दैट सिग्मा अल्फा f है वो क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब इस स्टेटमेंट को वर्बली मैं बताऊं तो ये क्या बोल रहा है कि अगर हमने कोई भी एक पोलोमियल ले ली, ठीक है, और पोलोमियल ले ली, अब पोलोमियल खास किसके अंदर ली है, pnk के अंदर ली है। पीएनके के अंदर वो पोलोमियल x1 में भी हो सकती है, x2 में भी हो सकती है, x3 में भी हो सकती है। ओके, तो बोलता है तुम्हारे पास ऐसे इनफाइनाइट ऑर्डर होंगे, यानी इनफाइनाइट ऑर्डर, और कितने टप्पल का होगा, n टप्पल का। अल्फा इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 रेज एंड अप टू सन अल्फा n ऑफ एलिमेंट्स ऑफ f सच दैट सिग्मा अल्फा है वो f को क्या देगा, नॉन जीरो देगा। मतलब f ऑफ सिग्मा अल्फा f है उसको हमने ऊपर क्या डिफाइन कर रखा है, स्क्रीन के ऊपर देखो पहली लाइन में ही सेकंड नंबर पे। तो सिग्मा अल्फा एफ है वो एफ ऑफ अल्फा के इक्वल है। इसका मतलब एफ ऑफ अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जो अल्फा है वो पोलोमियल एफ का क्या नहीं है, रूट नहीं। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। तो इस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। सबसे पहले हम n इज इक्वल टू 1 के लिए देखेंगे, फिर n इज इक्वल टू k के लिए देखेंगे, और n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव कर देंगे। ठीक है, और इसको हम जब जब करेंगे तो बाय कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो हमने मान लिया n इज इक्वल टू 1 के लिए पोलोमियल मान ली f ऑफ x, ठीक है, और उसकी डिग्री कितनी है, d है। और pn के है वो किसके इक्वल हो जाएगा, pk के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज n की वैल्यू हमने क्या रख दी, 1 रख दी। तो pk इज इक्वल टू kx, मतलब उसमें एक ही इंडिटरमिनेंट्स है, एक ही इंडिटरमिनेंट्स है, तो सिर्फ हमने क्या ले लिया, x ले लिया। तो ये हमने लास्ट थ्योरम में करा हुआ है कि अगर कोई पोलोमियल है, अगर उसकी डिग्री d है तो उसके मैक्सिमम रूट्स कितने आ सकते हैं, d आ सकते हैं। ओके, तो अगर के कोई पोलोमियल हमने के ली थी, उसके अंदर उसके मैक्सिमम डी रूट है, तो उन डी रूट्स को छोड़ के जो बाकी एलिमेंट्स होंगे उन पे जो एफ है वो एफ ऑफ अल्फा वो नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। मतलब इनफाइनाइटली मैनी अल्फाज है किसके अंदर, एफ के अंदर, जिनको हम एफ के अंदर पुट करें और आंसर क्या आ जाएगा, नॉन जीरो। और यही थ्योरम की स्टेटमेंट है। मतलब n इज इक्वल टू 1 के लिए थ्योरम क्या है, ट्रू है ना। आगे समझ कि अपने इनडिटरमिनेट से वो 1 मान लिया, मतलब तुम्हारे पास एक ही वेरिएबल है और एक वेरिएबल तुमने क्या मान लिया, x मान लिया। और f ऑफ x हमने उसकी डिग्री d ले ली, तो d डिग्री है तो उसके रूट्स भी कितने होंगे, d रूट होंगे। बाकी सारे जो रूट्स है, रूट्स नहीं बोलेंगे, बाकी सारे एलिमेंट है, अगर उनको हम f पे अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब सिग्मा अल्फा f है वो क्या आ जाएगा, नॉन जीरो फॉर इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स ऑफ f। Now we assume that the result hold for n is equal to k। मतलब अगर k इंडेटर्मिनेट्स ले ले तो उसके लिए हमारे पास रिजल्ट क्या करेगा, होल्ड करेगा। मतलब हमारे पास एक पोलोमियल होगी जिसके अंदर इनफाइनाइट टप्पल्स ऐसे होंगे जिसके अंदर f ऑफ अल्फा पुट करे तो क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो। तो हमने जो टप्पल्स मानने हैं वो क्या मान लिए, बीटा। बीटा इज इक्वल टू बीटा 1 बीटा 2 अप टू सो ऑन बीटा के। मतलब पहला इंडेटर्मिनेंट है वो बीटा 1 है, दूसरा इंडेटरमिनेंट है वो बीटा 2 है, तीसरा बीटा 3 है, अप टू सो ऑन बीटा के। ओके, तो इसके अंदर अपने मानना, और इसका मतलब अगर ये है तो f के अंदर इसमें पुट करे, और जो हमने पोलोमियल माननी है वो इसके अंदर मान ली g। इफ g इज एनी पोलोमियल इन pk ओवर k, then there are infinitely many order k tuples such that beta is equal to beta 1 beta 2 and up to so on beta k of elements of f such that sigma beta g है वो क्या आ जाएगा, नॉन जीरो। तो k के लिए हमने मान लिया, और k प्लस 1 के लिए हम इसको प्रूव करने वाले हैं। कंसिडर n इज इक्वल टू k प्लस 1। k प्लस 1 मतलब हमने जो n डिटरमिनेंट्स लिए हैं, वेरिएबल्स लिए हैं, अब कितने ले लिए हमने, k प्लस 1 ले लिए। एंड लेट स्मॉल f बी एनी नॉन जीरो पोलोमियल्स इन pk प्लस 1 ओवर k। तो इसको हम p ऑफ pk ओवर k लिख सकते हैं कंपोजिशन से। सो और p के लिए n इज इक्वल टू k के लिए हमारे पास एक पोलोमियल पक्का एग्जिस्ट करती है,
और उस पोलोमियल को हमने क्या मान लिया, एफ मान लिया। तो एफ को हमने जी के लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया, तो एफ इज इक्वल टू जी नोट प्लस जी वन प्लस जी टू एंड अप टू सो ऑन। जो इंडेटरमिनेट्स ले रखे हैं वो हमने ले लिए 1 एक्स के प्लस 1 एक्स स्क्वायर के प्लस 1 एंड अप टू सो एक्स रेज टू पावर टी के प्लस 1। वेयर लिख भी रखा है इसने, वेयर जी नोट जी वन जी टू एंड अप टू सो जी टी आर पोलोमियल्स इन पी के ओवर के। Since f is non-zero polynomials, at least one of the polynomials, अगर f नॉन जीरो है और f है वो g की हेल्प से बना हुआ है, मतलब f में अगर हम अल्फा पुट करें तो नॉन जीरो आएगा, इसका मतलब एक पक्का ऐसी g एग्जिस्ट करेगी जिसके अंदर हम अल्फा पुट करें तो वो क्या आ जाएगा, नॉन जीरो। और उस g को हमने क्या मान लिया, जी आई मान लिया, यानी जी आई ऑफ अल्फा है वो क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो। और जी आई है उस वो मैक्सिमम इंडक्शन की इंडिटरमिनेट्स कितने हैं, के है, के लिए हमने मानना हुआ कि रिजल्ट होल्ड करता है। अकॉर्डिंग टू द इंडक्शन हाइपोथेसिस देयर आर इनफाइनाइटली मेनी ऑर्डर के रपल्स बीटा इज इक्वल टू बीटा 1 बीटा 2 एंड अप टू सन बीटा के ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एफ सच दैट सिग्मा बीटा ऑफ जी आई वो क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो। और अगर ये जीरो है तो ये सिमिलरली रिजल्ट किस पे होल्ड कर दो, एफ पे लग जाएगा, क्योंकि एफ इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ जी नोट जी वन एंड अप टू सन जी टी एंड हेंस F is a non-zero polynomial in Pk. Now following are the similar as n is equal to 1. जो हमने n is equal to 1 के लिए माना था वो इसके लिए हो जाएगा। We conclude that there are infinitely many elements और एलिमेंट हमने क्या मान लिया, डेल्टा ऑफ एफ सच दैट इनको छोड़ के बाकी जितने एलिमेंट है उनको हमने डेल्टा का नाम दे दिया, यानी सिग्मा डेल्टा ऑफ एफ बीटा करेंगे तो क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यानी जो जी जी जिसमें जी जीरो नहीं दे रहा है उसमें एफ भी जीरो नहीं देगा, और एन इज इक्वल टू के लिए हमने रिजल्ट माना हुआ है। बट वी सेट अल्फा इज इक्वल टू बीटा वन बीटा, इज इट क्लियर दैट सिग्मा अल्फा एफ है वो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा डेल्टा एफ बीटा, और यही हमने शो करना था। हेंस वी सी दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन। क्लियर है? नाउ कम टू द नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, लेट के बी ए फाइनाइट। इसका प्रूफ नहीं करोगे आप, या आप भी मत करना, या थ्योरम एग्जाम में नहीं आती है तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेट के बी, मैं थ्योरम की स्टेटमेंट बता देता हूँ, किसी को करनी हो तो वो कर सकता है, क्योंकि इसका जो प्रूफ है वो कंस्ट्रक्टिव है, आपको इतनी जल्दी समझ नहीं आएगा। तो थ्योरम की स्टेटमेंट में बता देता हूँ क्या है, क्योंकि ये इनफाइनाइट के लिए है और कल हमने यही थ्योरम खरीदी फाइनाइट के लिए। तो लेट के बी ए फाइनाइट सेपरेबल नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ डिग्री n ओवर एन इनफाइनाइट सबफील्ड, और कल हमने की थी फाइनाइट सबफील्ड के लिए। लेट जी के ओवर एफ इज इक्वल टू, ये हमने क्या मान रखा है, ग्लोइज फील्ड। ये मैपिंग्स का जो ग्रुप होता है उसको हम ग्लोइज ग्रुप बोल रहे हैं। तो वो तुम्हारे पास है टो वन टो टू एंड अप टू सो टो वन। तो उसके बाद हमने मान लिया इफ एफ इज ए पोलोमियल्स इन पी एन के, हमने कोई भी पोलोमियल मान ली, और जो इंडिटरमिनेंट्स है वो हमने मान लिए x1 x2 एंड अप टू सो xn, such that for every alpha belonging to k sigma of टो अल्फा, यानी टो अल्फा अप्लाई करेंगे f को, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसमें लिखा भी हुआ है कि टो अल्फा इज इक्वल टू टो वन अल्फा टो टू अल्फा एंड टू सो टो एन, ठीक है। देन इज द जीरो पॉलिनोमियल, तो f हमारे पास क्या आ जाएगी, जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगी। मतलब ये स्टेटमेंट में ये कहना चाह रहा है, अगर सारी मैपिंग के लिए अगर f जीरो आ रहा है तो देयर इज, जो हमने पॉलिनोमियल उठा रखी है वो एक ही पॉलिनोमियल है, वो क्या होती है, जीरो पॉलिनोमियल। मतलब उसमें आप कुछ भी पुट करो आंसर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, जीरो आएगा। ये इस थ्योरम में प्रूव कर रखा है, तो इसको आप कर सकते हो, कंस्ट्रक्टिव प्रूफ है इसका, आप इजीली कर सकते हो, वरना इस थ्योरम को आप स्किप भी कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो नेक्स्ट एक थ्योरम और है, उसके बाद हम साइक्लोटोमिक एक्सटेंशन क्या होती है वो डिस्कस करने वाले हैं। अब कुछ नोटेशंस है इस रिमार्क के अंदर, वो मैं पढ़ रहा हूँ। लेट जी के ओवर एफ, ये तुम्हारे पास क्या क्लोज ग्रुप है जिसके अंदर अपने एन एलिमेंट्स मतलब एन मैपिंग्स मानी हुई है। वो तुम्हारे पास क्या है, टो वन टो टू एंड अप टू सो टो एन, ये क्लोज ग्रुप ऑफ के ओवर एफ। तो इसके अंदर अगर हमने दो एलिमेंट ले लिए, एक एलिमेंट हमने ले लिया टो आई और दूसरा एलिमेंट ले लिया हमने टो जी, देन ये दोनों एलिमेंट इसके है क्लोज ग्रुप के, सो इट मस्ट बी एलिमेंट ऑफ दिस। तो इसके अंदर होंगे ये सिग्मा आई कहीं ना कहीं इस सेट के अंदर बिलोंग करेगा, और टो जी है वो इसके अंदर बिलोंग करेगा। तो इसके लिए हमने एक नोटेशन यूज करी है कि अगर इनकी हम प्रोडक्ट कर दे सिग्मा आई टू सिग्मा जी करें, तो वो तुम्हारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, वो जाएगा टो ऑफ पी आई जी, ठीक है।
ये जस्ट नोटेशन है जो हम यूज करने वाले हैं नेक्स्ट थ्योरम, ठीक है। यानी सिग्मा पी आई जे का मतलब है कि सॉरी टो पी आई जे का मतलब है कि टो आई किसके साथ मल्टीप्लाई में है, टो जे के मल्टीप्लाई में, और पी है इसका मतलब होता है प्रोडक्ट। ओके, इसलिए हमने पी वर्ड यूज किया हुआ। सिंस जी के ओवर एफ इज इक्वल टू इज ए ग्रुप ड्यू टू लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन लॉ, अगर हमारे पास ऐसा है सिग्मा आई इंटू सॉरी टो आई इंटू टो जे इज इक्वल टू टो आई इंटू टो के है, अगर जे और के बराबर है तुम्हारे पास, ठीक है, और जे और के बराबर है तो ये कॉम्पोजिशन इक्वल हो जाएगी। दैट इज, अब इसी को हम जो हमारी नोटेशन होती है उसको अंदर लिख के इसको हम लिख सकते हैं टो ऑफ पी आई जे इज इक्वल टू टो ऑफ पी आई के। ओके, ये तुम्हारे पास हो जाएगा। और if and only if j is equal to k, it follow that pij is equal to pik if and only if j is equal to k। इसको बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, है ना। हमने दो एलिमेंट्स को प्रोडक्ट किया हुआ है, टो आई को टो जे के साथ, टो आई को के के साथ। तो टो आई तो टो आई के इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बोलता है जे है वो किसके इक्वल हो जाएगा, के इक्वल हो जाएगा। ये इस रिमार्क में बोला हुआ है। अब जो नेक्स्ट थ्योरम है उसमें हम ये प्रूव करने वाले हैं, वी कैन नाउ प्रूव द नॉर्मल बेसिस थ्योरम फॉर द केस ऑफ इनफाइनाइट सबफील्ड। और जो इससे पहले जो कल हमने होमवर्क दिया था आपको, वो फाइनाइट सबफील्ड के लिए था। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट थ्योरम। अब यही दिखाना है इसमें कि अगर तुम्हारे पास इनफाइनाइट सबफील्ड है, अगर उसकी कोई एक्सटेंशन है वो फाइनाइट है, सेपरेबल है, नॉर्मल है, तो उसकी नॉर्मल बेसिस पक्का एग्जिस्ट करेगी। तो हमें इसमें एक नॉर्मल बेसिस एग्जिस्ट करवानी है इस थ्योरम में। तो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम, यही है कि लेट के बी ए फाइनाइट सेपरेबल एक्सटेंशन of an infinite subfield F, then there exists a normal basis for K over F. Consider now the polynomial। ये हमने polynomial जो लास्ट कल हमने किया था उसके अंदर मान रखी थी, और इसका जो डेटरमिनेंट है वो क्या था, नॉट इक्वल टू जीरो। हमने बताया था डेटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब उसकी जो रोज है और कॉलम्स है वो सारे सारे क्या है, एलाइज है। इसमें हमने नोटेशन यूज कर रखी थी, जो हमने अभी रिमार्क में नोटेशन यूज कर रखी है वो लिख दी, P11 P12 P13। ओके, बच्चा बोल सकता है व्हाट डू यू मीन बाय P11। P11 का मतलब है x1 की मल्टीप्लाई x1 के साथ, P12 का मतलब है x1 की मल्टीप्लाई x2 के साथ, P1n का मतलब है x1 की मल्टीप्लाई xn के साथ, एंड अप टू सो ऑन। ऐसे तुम्हारे पास ये मैट्रिक्स बनाई है। ओके, और जो f तुमने ले रखा है वो इसका डेटरमिनेंट ले रखा है। तुम डेटरमिनेंट लोगे तो तुम्हारे पास x1 x2 एंड अप टू सो ऑन xn के अंदर एक पॉलिनोमियल आता है। ओके, then as discussed in the remark above, xi occur exactly once in each row, है ना। हमने ऊपर रिमार्क माना हुआ था, इसका मतलब xi है वो हर एक रो में और हर एक कॉलम में एक बार ही आएगा, और हमने इसी तरह इसकी कंस्ट्रक्शन करी है। तो if we replace the n tuple, xi को x1 को हम 1 के साथ रिप्लेस कर दे, x2 को 0 के साथ, और जो रेस्ट जितने सारे सारे वेरिएबल है उसको हम 0 के साथ रिप्लेस कर दे और x1 को 1 के साथ रिप्लेस कर दे, तो हमें एक मैट्रिक्स मिल जाएगी जो तुम्हारे पास क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो नहीं होगी लेकिन उसको हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ठीक है, यानी जो मैट्रिक्स आएगा उसका डिटरमिनेंट या तो 1 आ सकता है या फिर -1 आ सकता है। हेंस f इज ए नॉन जीरो पॉलिनोमियल्स। हमारे पास f क्या आ जाएगी, नॉन जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगी। क्योंकि नॉन जीरो पॉलिनोमियल क्यों हो जाएगी, क्योंकि उसका जो डिटरमिनेंट है या तो 1 हो सकता है या -1 हो सकता है। ठीक है, ड्यू टू थ्योरम 3 लास्ट जो हमने डिस्कस करी थी, देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट x ऑफ k सच दैट, ये अभी जो हमने क्लास स्टार्ट होते ही थ्योरम करी थी कि एक टपल ऐसा पक्का होगा जिसके अंदर f है, f अप्लाई करेंगे वो क्या आ जाएगा, नॉन जीरो हो जाएगा। तो वो टपल हमारे पास क्या आ गया, टो1x टो2x एंड अप टू टो2nx, जिसकी वैल्यू क्या होगी, नॉन जीरो हो जाएगी। बाय द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ f, हमारे पास हमने जो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन बताई थी, तो इस नोटेशन को हम यूज करेंगे यहाँ पे। इसको हम लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ टो आई टो जे एक्स नॉन जीरो, हेंस बाय कोरोलरी वन ऑफ थ्योरम दिस इज ए नॉर्मल बेसिस, जो हमने कल करा था। तो ये तुम्हारे पास क्या बन जाएगी, एक नॉर्मल बेसिस बन जाएगी। ठीक है, ये भी एग्जाम में आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, ये जो साइक्लोटोमिक एक्सटेंशन है इस पे लिख लो 2 मार्क्स, ये 2 मार्क्स में पूछी जाती है, कई बार पूछी हुई है। साइक्लोटोमिक एक्सटेंशन क्या होती है, लिख लिया।
हाँ जी, कोई बच्चा साइक्लोटोमिक पोलोमियल बता सकता है क्या होगी? व्हाट डू यू मीन बाय साइक्लोटोमिक पोलोमियल? आगे लिखी भी हुई है, देखो साइक्लोटोमिक एक्सटेंशन का क्या मतलब होता है। लेट f बी ए फील्ड, f हमने कोई भी फील्ड मान ली, फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर m डिफाइन km इज इक्वल टू x रेज टू पावर m माइनस, यानी आप x स्क्वायर माइनस 1 जो इसके रूट आएंगे ना उनको प्रिमिटिव mth रूट बोलते हैं। बताओ बच्चों x स्क्वायर माइनस 1 के कितने रूट आएंगे, बता सकता है कोई? 2 आएंगे। 2 आएंगे, कौन कौन से आएंगे? प्लस माइनस 1। और सिमिलरली एक्स क्यू माइनस 1 है उसके भी रूट आएंगे, वो क्या क्या आएंगे? 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, यही रूट होते हैं ना। यस। अब कोई बच्चा बता सकता है अगर मैं यहाँ पे 4 के रूट आएंगे एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 1, ये तो है कि जितनी उसकी डिग्री होगी उतने रूट आएंगे। तो अगर मैंने यहाँ पे m इज इक्वल टू 4 कितने रूट होंगे? 4 होंगे सर। और वो 4 कौन कौन से होंगे? 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा। माइनस आएगा 1 प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस आएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 5 लूंगा तो इसके 5 रूट आएंगे। अब जो मेन जो नोट करने वाली बात ये है इसमें कि जो जितने भी रूट्स हैं सारे के सारे क्या होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे, है ना, सारे के सारे डिस्टिंक्ट होंगे। और अगर एक बात बताओ, अगर चलो 2 से स्टार्ट करके अभी किसी ने बताया कि x स्क्वायर माइनस 1 है, उसके 2 रूट होंगे, तो 2 रूट बता दिया मैंने, एक तो 1 होगा एक माइनस 1 होगा। अब कोई बच्चा ये बता सकता है कि इनकी रिपीटेशन कितनी होगी? यानी अभी मैंने बताया ना कि सिंगल रूट होंगे, एक 1 होगा एक माइनस 1। और ये तुम्हें किसी पोलोमियल के लिए देखना है कि कोई रूट्स है वो रिपीट कर रहा है नहीं कर रहा, तो आप क्या करो उसका डेरिवेटिव करके उस रूट को पुट करके देख लो। नहीं समझ आया? जैसे मैंने f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब ले लिया, अब एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0 है, इसके कितने रूट है कोई बता सकता है? एनीवन? एक पोलोमियल है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब और उसको हमने इज इक्वल टू 0 रखा है, तो एक्स क्यूब के कितने रूट है? ये तो हमें पता ही है कि जितनी डिग्री होती है उतने रूट होते हैं। अब एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0 है, तो बताओ कितने रूट होंगे? 3। और 3 कौन कौन से होंगे? 1 ओमेगा ओमेगा। नहीं, एक्स क्यूब माइनस 1 नहीं है, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0 है, एक्स रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 0 है। 0 ही होंगे सर। सारे सारे 0 ही होंगे। और अब इसको बोलेंगे हम 0 विद काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी 3। अब बच्चा अब इसकी 0 की काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी 3 का मतलब है कि 0 इसका रूट है और वो 3 बार है। और ये देखना हो तो आप क्या करो, उसका डेरिवेटिव कर दो। अब x रेज टू पावर 3 का डेरिवेटिव करेंगे कितना आएगा? 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर। अब इसमें 0 पुट करें आंसर कितना आएगा? 0 आएगा, है ना। मतलब 2 बार 0 आ चुका, एक बार और करेंगे तो डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? 6x, है ना। और 6x में जब x को 0 पुट करेंगे तो आंसर फिर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट करेंगे डेरिवेटिव तो 6 आ जाएगा। अब 6 के अंदर 0 पुट करेंगे 6 ही आएगा। मतलब कितनी बार x को 0 पुट करने से 0 आया? 3 बार आया ना। हमने पहली बार f ऑफ x है, फिर उसका डेरिवेटिव किया, फिर अगेन उसके डेरिवेटिव किया, तो हमने यहाँ पे देखा कि उसका जो 0 की जो काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी है वो 3 है। ठीक है, तो इसीलिए इसी रिजल्ट का यूज करके हम नेक्स्ट थ्योरम करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर रहे हैं व्हाट डू यू मीन बाय साइक्लोटोमिक एक्सटेंशन। तो साइक्लोटोमिक एक्सटेंशन क्या होती है? लेट f बी ए फील्ड फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर m डिफाइन km। तो ये km है तुम्हारे पास एक पोलोमियल होगी, km को आप x रेज टू पावर m माइनस 1 लिख सकते हो। ठीक है, इफ एन एक्सटेंशन k ऑफ f is a splitting field of one of the polynomials km then it is called a cyclotomic polynomial। मतलब अगर x रेज टू पावर माइनस 1 है, अगर तुम्हें कोई ऐसी एक्सटेंशन मिल जाए जिसके अंदर उसके सारे सारे रूट्स आ रहे हो, तो उस एक्सटेंशन का हमने नाम दे दिया, उसको हम क्या करेंगे? कहेंगे साइक्लोटोमिक एक्सटेंशन कहेंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस सर। कम टू द नेक्स्ट थ्योरम। थ्योरम क्या है? लेट f बी ए फील्ड विद नॉन जीरो कैरेक्टरिस्टिक्स। नॉन जीरो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स लेके चल रहे हैं p वो नॉन जीरो है। ठीक है, मतलब नॉन की मतलब फाइनाइट होगी क्योंकि जीरो उसी की होती है तो इनफाइनाइट सेट होता है या फिर जिसकी हमें मिलती नहीं।
ठीक है। तो ये बोलता है जो उसकी साइक्लोटोमिक एक्सटेंशन होगी वो सेपरेबल भी हो जाएगी और नॉर्मल भी हो जाएगी। तो छोटी सी थ्योरम है और रूट्स की हेल्प से हम इसका प्रूफ करेंगे और हम ये दिखा देंगे कि वो जो साइक्लोटोमिक एक्सटेंशन है वो सेपरेबल भी है। सेपरेबल कैसे दिखाएंगे उसको लीनियर फैक्टर में ब्रेक करके। और नॉर्मल, अगर नॉर्मल तो हमने पहले ही दिखाया हुआ है कि जो फाइनाइट है सेपरेबल है तो नॉर्मल अपने आप हो जाएगी। तो देखो हम क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव प्रूफ है, हमें इसको लीनियर फैक्टर में ब्रेक करना है और साइक्लोटोमिक माननी हुई है तो जो पोलोमियल हम कैसे लेके चलेंगे x रेज टू पावर m माइनस। तो प्रूफ करते हैं। सपोज दैट f हैज नॉन जीरो कैरेक्टरिस्टिक्स p, देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर m कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म दिस। ठीक है, f हमने f की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमने क्या मान ली, p मान ली। तो कोई भी उसके अंदर है तो उसको हम एलिमेंट है f का, तो उसको हम p रेज टू पावर r इंटू m ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं। और जो r की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड इस तरह करिए कि जो p है वो m1 को डिवाइड ना करे। देन यानी इसके जो m है इसके हमने क्या कर लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए। आप ये भी बोल सकते हो कि हर एक एलिमेंट्स के अंदर जितनी p की हाईएस्ट पावर है उसको हमने कॉमन ले लिया। कोई बच्चा ये भी बोल सकता है, किसी को नहीं समझ में आया तो। देन वी हैव, अब इसको देख के हमने एक जो पोलोमियल है वो मान ली। पोलोमियल जो हमने साइक्लोटोमिक एक्सटेंशन की डेफिनेशन में मानी थी वही लिखे यहाँ पे, km इज इक्वल टू x रेज टू पावर m माइनस 1। ठीक है, पर अगर x रेज टू पावर m माइनस 1 है इसको हमने ब्रेक कर लिया क्योंकि ऊपर हमने m को ब्रेक किया हुआ है, m इज इक्वल टू p रेज टू पावर r इंटू m1। तो इस पोलोमियल को हम लिख सकते हैं x रेज टू पावर m1 माइनस 1 रेज टू पावर पी आर। ठीक है, पी आर की हाईएस्ट पावर हमने कॉमन ले ली, इसको दूसरा नाम दे दिया, इसको हमने लिख दिया के एम वन रेज टू पावर पी आर। एंड सो रूट्स ऑफ के एम आर सिमिलर टू दोज ऑफ के एम वन। जो के एम के रूट वही होंगे जो रूट किसके होंगे, के एम वन के होंगे। हाँ, उनकी जो काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी है वो अलग अलग हो सकती है लेकिन रूट उतने ही होंगे। उतने ही मतलब जो जितने के एम में रूट है उतने के एम वन में रूट होंगे। Thus, splitting field of Km over F is also splitting field of Km over F। यानी अगर सारे के सारे रूट जो Km के जाएंगे चले जाएंगे वही splitting field किसकी बन जाएगी, Km1 की बन जाएगी। Thus, in this case, we consider only those polynomials Km for which m is not divisible by characteristics। हमने वही लिए हैं जो m है वो p से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि अगर कोई एलिमेंट p से डिवाइड हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या जो उसके रूट्स हैं वो रिपीट तो नहीं कर रहे, ये हम देख रहे हैं। और रिपीट करने के लिए मैंने बताया था उसका क्या कर दो, डेरिवेटिव कर दो। डेरिवेटिव करके पुट करके देखो क्या 0 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो km का डेरिवेटिव किया और km किसके इक्वल था, x रेज टू पावर m माइनस 1। उसका डेरिवेटिव क्या, वो कितना हो गया, m इंटू x रेज टू पावर m माइनस 1। द ओनली नॉन जीरो फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल आर पावर ऑफ x। ठीक है, none of which is a factor of km। मतलब जो x रेज टू पावर m माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है उसके रूट होंगे वो इसके डेरिवेटिव को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। thus नो रूट ऑफ km आर रिपीटेड, इसका मतलब उसके रूट्स है रिपीटेड नहीं कर रहे। और अगर रूट रिपीटेड नहीं हो रहे हैं तो km तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, एक सेपरेबल पोलिनोमियल हो जाएगी। और अगर km सेपरेबल पोलिनोमियल है तो बीइंग स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ सम नॉन जीरो पोलिनोमियल दिस एक्सटेंशन इज नॉर्मल आल्सो। तो हमने साइक्लोटोमिक को नॉर्मल भी प्रूव कर दिया और सेपरेबल भी प्रूव कर दिया। सिंपल सा प्रूफ। नाउ रिमार्क जो हम नेक्स्ट थ्योरम्स में यूज करने वाले हैं, इस रिमार्क का क्या बोलता है, लेट km बी ए स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ km ओवर f। कैपिटल km है वो तुम्हारे पास km की क्या स्प्लिटिंग फील्ड है ओवर द सबफील्ड f, वेयर m इज नॉट डिविजिबल बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ f। जो हमने ऊपर थ्योरम्स में लेके चले थे ऐसे इसमें लेके चले हैं कि जो m है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से डिवाइड नहीं हो रहा है। Also assume that f is contained in km। हमने मान लिया कि जो f है वो km के अंदर कंटेन है। As the m roots of km in km are all distinct। अभी हमने ऊपर प्रूव किया है डिस्टिंक्ट है क्योंकि हम उसका डेरिवेटिव करेंगे, उसमें पुट करने से 0 नहीं आ रही। तो इसको हम बोल सकते हैं we call them the mth root of unity in km। और उन km रूट को हमने डिनोट कर दिया xi1 xi2 and up to so on xi। Now, if xi and xij are mth root of unity in Km, we have
अगर इनकी हम पावर करें दोनों की तो अलग अलग पावर हो जाएगी, और अलग अलग पावर करेंगे तो mh रूट ऑफ यूनिटी है, तो उस रूट की हम m पावर करेंगे तो पक्का कितना आएगा, 1 आएगा। तो xi i की पावर m करेंगे वो 1 आ गया, xi j की पावर m करेंगे वो 1 आ गया, तो 1 into 1 is equal to 1। सो दो उनकी प्रोडक्ट है वो भी तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, एक mth रूट ऑफ यूनिटी हो जाएगी। देयरफॉर द कलेक्शन ऑफ mth रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म ए सब ग्रुप ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। ठीक है, तो मतलब जो इसका रूट्स का कोई सेट आएगा वो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप फॉर्म करेगा। ठीक है, फर्दर बीइंग ए फाइनाइट मल्टीप्लिकेटिव सब ग्रुप ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप, दिस ग्रुप मस्ट बी साइक्लिक ग्रुप। और जो साइक्लिक ग्रुप होगा वो एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो सकता है। तो इसमें आप ऐसा कोई रूट्स ले लो जो प्राइम पावर में है। एनी जनरेटर ऑफ दिस ग्रुप इज कॉल्ड प्रिमिटिव mth रूट ऑफ यूनिटी इन Km। If xi is a primitive mth root of unity, then xi r is also primitive mth root of unity for each r relative prime to m। ठीक है, जैसे मुझे प्रिमिटिव रूट बताने हैं x रेज टू पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 4 के साथ जितने भी तुम्हारे पास है जिनकी जीसीडी 1 है, मतलब 1 के कोरस्पॉन्डिंग 2 के साथ जीसीडी नहीं है, 3 की कोरस्पॉन्डिंग, मतलब x रेज टू पावर 4 माइनस 1 है, इसके कितने प्रिमिटिव रूट ऑफ यूनिटी आएंगे, 2 आएंगे। सिमिलरली मैं अगर एक पोलोमियल ले लूं x रेज टू पावर 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 5 को छोड़ के 5 से नीचे सारे एलिमेंट क्या है, 0 है। तो इसका मतलब 1 के कोरस्पॉन्डिंग, 2 के कोरस्पॉन्डिंग, 3 के कोरस्पॉन्डिंग, 4 के कोरस्पॉन्डिंग, सारे रूट क्या बन जाएंगे, उसके प्रिमिटिव रूट बन जाएंगे। ओके, ये तुम्हारे पास रिजल्ट भी होता है कि अगर x रेज टू पावर p माइनस 1 है तो उसके p माइनस 1 प्रिमिटिव रूट होते हैं। ये हमने यूट्यूब पे करवाया, आप वहां से देख सकते हो, फील्ड थ्योरी में या रिंग थ्योरी में। तो यही लाइन उसने बोली है कि इफ m इज ए प्राइम नंबर देन एवरी mth रूट ऑफ यूनिटी एक्सेप्ट द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट है वो उसको छोड़ देंगे तो और सारे रूट है वो तुम्हारे पास क्या आ जाएंगे, प्रिमिटिव रूट्स। ठीक है, इट इज क्लियर दैट एनी प्रिमिटिव mth रूट ऑफ यूनिटी xi मे बी टेक एज प्रिमिटिव यूनिट ऑफ km ओवर m। ये हमने पहले ही बोल रखा है, और उसको हम बोल सकते हैं km इज इक्वल टू f ऑफ xi। ठीक है, मतलब ऐसी पोलोमियल पक्का एग्जिस्ट करती है। ओके, तो एक ग्रुप हम डिफाइन करने जा रहे हैं अब, उस ग्रुप का नाम है rm। ठीक है, rm ग्रुप। ठीक है, रेसिड्यू ग्रुप, रेसिड्यू मॉडुलो क्लास का ग्रुप होगा ये। क्या डेफिनेशन है आरएम की, द एलिमेंट्स ऑफ आरएम आर द रेसिड्यू क्लास मॉडुलो एम। रेसिड्यू क्लास मॉडुलो एम पता है ना किस क्या होता है? हेलो सर। हाँ जी सर, बहुत से बच्चों की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही ग्रुप में, बहुत मैसेज आ रहे हैं क्लास ज्वाइन ना होने पर, लिंक से भी नहीं हो रही, क्लास ज्वाइन नहीं हो रही। ज्वाइन नहीं हो रही सर। एक सेकंड हो गई सर मेरी तो हो गई, ग्रुप में नहीं हो रही, बच्चों की बहुत ज्यादा मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं ग्रुप में क्लास ना ज्वाइन होने एक पर। बार उनको बोलो मैंने कि भी एक बार मेरे दोबारा दूसरे ट्राई। लिंक- ओके सर, अभी एक बार ट्राई। ओके सर। एक बार ग्रुप में मैसेज कर दो कि अभी ट्राई करे, भी हो जाएगी। हो रही है सर अब क्लास ज्वाइन। हो रही है? हाँ सर। ओके, ठीक है सर। now we define group rm. The elements of rm are the residue classes modulo m consisting of integers which are relatively primes to m। ठीक है, मतलब जो अभी हमने बताया था उन सब का हमने क्या बना लिया, एक ग्रुप बना लिया। ठीक है, जैसे मैंने x रेज टू पावर 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये कोई पोलोमियल हमने ले लिया यहाँ से,
तो इसके जो mth प्रिमिटिविटी है वो कितनी हो जाएगी, फाई एम हो जाएगी। फाई एम होता है तुम्हारे पास आइलर फाई फंक्शन, ठीक है। वो सारे इंटीजर जो m से छोटे हैं और उनका जीसीडी m के इक्वल m से 1 आ रहा है, तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो तुम्हारे पास फाई ऑफ m होती है। तो यहाँ से हमने डिफाइन कर दिया दैट द एलिमेंट्स ऑफ Rm आर द रेसिड्यू क्लास मॉडुलो m कंसिस्टिंग ऑफ इंटीजर व्हिच आर रिलेटिवली प्राइम टू m with the product of two relatively prime residue class C1 and C2, ठीक है। क्लासेस बोल रही है तो हमने क्या बोल दिया यहाँ पे, C1 C2 डिफाइंड टू बी द residue class containing N1 N2 where N1 N2 are the member of C1 and C2 relatively respectively। इसी तरह आप C1 C2 C3 C4 कुछ भी कर सकते हो, जस्ट नोटेशन है। तो यहाँ पे हमने क्या ग्रुप डिफाइन कर दिया, RM ग्रुप डिफाइन कर दिया। Okay, in the next theorem we will obtain the Galois group of a cyclotomic extension। जो हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है उसमें हम एक साइक्लोटोमिक एक्सटेंशन कंस्ट्रक्ट करेंगे, और किसकी हेल्प से, गलोइस ग्रुप की हेल्प से। सो थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, लेट f be a field m a positive integer which is not divisible by the characteristics of f। ये हमने पहले ही मान रखा है। अगर नॉट डिविजिबल बाय m है और कैरेक्टरिस्टिक्स जीरो नहीं है तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने क्या मान ली, फाइनाइट, तो क्या है, नॉन जीरो। एंड लेट कैपिटल km बी द स्प्लिटिंग फील्ड फॉर km ओवर f। और इसमें बच्चों मैं बता दूं km का मतलब क्या है, x रेज़ टू पावर m-1 पोलोमियल, उसके रूट्स के उसको उस पोलोमियल को इसने km बोलना है। देन द Galois ग्रुप g km ओवर f इज आइसोमॉर्फिक टू सब ग्रुप ऑफ rm, ठीक है। और जो सब ग्रुप ऑफ rm है उसको हमने लास्ट में नाम दे रखा है थीटा ऑफ जी, ठीक है। जो आर एम का जो सब ग्रुप हमने आइसोमॉर्फिक दिखाना है वो थीटा ऑफ जी के इक्वल हो जाएगा। तो वेरी सिंपल प्रूफ है इसका, लेट xi बी ए प्रिमिटिव mth रूट ऑफ यूनिटी इन km इफ टो इज एनी एलिमेंट ऑफ जी देन टो ऑफ xi इज आल्सो ए प्रिमिटिव mth रूट ऑफ यूनिटी। इसी तरह से हमने डिफाइन किया हुआ है। और अगर उसका mth रूट ऑफ यूनिटी है तो उसका टो ऑफ xi करेंगे, उसको आंसर हमने क्या मान लिया, xi रेज़ टू पावर n टो, ठीक है। मतलब जिस मैपिंग के हमले में मानना है वो मैपिंग हमने n के सफिक्स में लिख दी, वेयर जीसीडी ऑफ n टू m इज इक्वल टू 1। डिफाइन ए मैपिंग g टू rm सच दैट, अब हमने जो मैपिंग डिफाइन करी है वो ऐसे डिफाइन कर दी कि थीटा किसी मैपिंग की डिफाइन होगा वो क्या देगा, द रेसिड्यू क्लास देगा, ठीक है। और रेसिड्यू क्लास हमने देगा वो किसके कोरस्पोंडिंग है, n टो मोडुलो m। इफ इसके दो एलिमेंट लेके चले हम, फर्स्ट एलिमेंट 2 है और दूसरा एलिमेंट क्या है, रो है, और द एलिमेंट इन जी। अब देखो एलिमेंट है जी, तो यहाँ से प्रिमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी वो हमने क्या माना है, xi रेज़ टू पावर n। तो इसके एलिमेंट के कोरस्पोंडिंग उसको हम लिखते हैं xi रेज़ टू पावर n टो रो। इसको हम लिख सकते हैं टो रो xi इज इक्वल टू टो ऑफ रो ऑफ xi। और टो रो ऑफ xi उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, xi रेज़ टू पावर n। और यहाँ से हमने क्या कर दिया, मैपिंग को डिफाइन कर दिया। सो n टो रो इज इक्वल टू n टो इनटू n रो मोडुलो m। देयरफॉर जो थीटा है वो हमने किस पे ब्रेक कर दिया, प्रोडक्ट पे ब्रेक कर दिया। इसका मतलब क्या हो जाएगी, होमोमॉर्फिज्म हो जाएगी। प्लस पे तो ओपन हो ही रहा है, प्रोडक्ट पे भी ओपन हो रहा है फर्दर। और जो थीटा है तुम्हारे पास 1 1 हो जाएगा क्योंकि हमने डिस्टिंक्ट एलिमेंट माने हुए हैं। एंड हेंस जो तुम्हारे पास जो ग्रुप है जी वो किसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, थीटा जी के ग्रुप के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, जो किसका सब ग्रुप है आरएम, ठीक है। और ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, साइक्लोटोमिक एक्सटेंशन तो है ही, हमने इसको साइक्लोटोमिक एक्सटेंशन के लिए जो पॉलिनोमियल है वो km मानी हुई है। एंड हेंस द, इसको आप कर सकते हो, ये एग्जाम में आ सकती है। ओके, कल हम करेंगे साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल और कोरस्पोंडिंग टू सम इंपॉर्टेंट थ्योरम। ओके स्टूडेंट्स, ओके सर। असाइनमेंट्स मिल गई आपको सारे सब्जेक्ट्स की? यस सर। यस सर। और क्योंकि 22 को संडे है तो आप 23 तक सबमिट करवा सकते हो, ठीक है। सैटरडे को करा सकते हैं? हाँ जी, संडे को छोड़ के आप कभी भी करवा सकते हो, सैटरडे को 9 से 5 बजे तक। संडे को 2 से 5 बजे तक? संडे को नहीं, संडे को छोड़ के किसी भी दिन 9 से 5 बजे तक। 9 से 5 9 से 12 बजे तक का टाइम है। कितने बजे तक का टाइम है? 9 से 12 तक।
कहाँ बोल रहा है ये बात? बताया है सर, व्हाट्सएप ग्रुप में आया हुआ है सर, जगवीर सर ने सेंड कर रखा है। सर रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट बस आने वाला है, इस वीक पक्का आ जाएगा। ओके सर। हाँ ठीक है। यस सर। सर हमारे 7 सब्जेक्ट्स लगेंगे। ये आप एक बार जगवीर सर से कंफर्म कर लेना, मैंने कल भी बोला था। ठीक है सर, यही है ना सर, फिर 7 पेपर्स की तैयारी करें हम, क्योंकि पीडीएफ तो 5 सब्जेक्ट्स का ही मिला हमें। हाँ भाई, तो मैं बता रहा था अगर तुम्हें कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तो ठीक है, वरना अगर असाइनमेंट है तो पेपर तो होगा ही, आप एक बार कंफर्म कर लेना। हाँ जी सर, क्लास है कल, 6th पेपर है जो सा, उसकी क्लास है कल। तो आप उन सर से पूछ लेना, आप जो भी मैम होंगी उनसे ठीक पूछ है लेना, सर। ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी। क्लास किस टाइम है सर कल? कल भी इसी टाइम लूंगा, शाम को। और किसी को कुछ पूछना हो? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। हाँ सर, फिर हम 9 से 5 आ सकते हैं ना सबमिट करने? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि जगदीप सर ने 9 से 12 का टाइम बोला है। देखो जगदीश सर कोऑर्डिनेटर है, अगर उन्होंने 9 से 12 का बोला है तो आप ट्राई करें कि 9 से 12 ही है। अगर थोड़ा लेट हो जाए, मतलब 1-1.5 घंटा, तो थोड़ा मैनेज हो जाएगा। हाँ जी ओके, थैंक यू सर। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर आप नेट जेआरएफ की कोचिंग देते हो क्या? हाँ जी बिल्कुल, ऑनलाइन देते हो? ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, दोनों ही मॉडल। किस कहाँ पे मिलेगा सर? क्या चीज है? ऑनलाइन का पैकेज? ऑनलाइन पैरेलल क्लास होती है, ऑफलाइन की कोरस्पॉन्डिंग ऑनलाइन की भी। अब मेरे पास मैसेज कर देना व्हाट्सएप